9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्स ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000। This is a strike on the Noor Khan Air Base. ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही बनती, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन भारत ने आसमान में भी चूर चूर कर दिया। उस सेना का पराक्रम दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आया था, जिसकी रैंकिंग दुनिया में है नंबर 4। आज भारत की फौज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है, लेकिन चौथे नंबर पर संतुष्ट हो जाना हिंदुस्तान की फितरत नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हिंदुस्तान अपनी सेना का बाहुबल बढ़ाने की हर तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान धरती से आसमान और पाताल तक उस शक्ति से लैस हो जाना चाहता है जिसकी तरफ आंख उठाने की कोई जुर्रत भी ना कर सके। हिंदुस्तान सिर्फ उन अत्याधुनिक हथियारों से ही लैस नहीं होना चाहता जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, बल्कि ऐसे ड्रोन हथियार और मिसाइल हासिल करने में भी जुटा है जो दुश्मन के नापाक मंसूबों को आसमान में ही ध्वस्त कर दें। इस दिशा में भारत ने 2025 के बीतते बीतते अपने कदम बढ़ा दिए हैं, बल्कि 2026 में हिंदुस्तान की तैयारी है कि उसके पास S-400 मिसाइल सिस्टम का एडवांस वर्जन हो। S-500 मिसाइल सिस्टम पर भी बात बन जाए। Su-57 भी रूस से भारत को मिल जाए। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जिन देशों के पास है उनमें हिंदुस्तान की भी गिनती हो। साथ ही ड्रोन की नई तकनीक भारत के पास हो। भारत अपने ही देश में यानी स्वदेशी तकनीक वाले हथियारों का नया वर्जन बना सके। और हिंदुस्तान की तैयारी ये भी है कि सुदर्शन चक्र फिर से भारत की पहचान बन जाए। इन सब के पीछे एक ही मकसद काम कर रहा है और वो है भारत की ताकत अतुलनीय हो। आज जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। शक्ति सिर्फ सोचने से नहीं आती, शक्ति सोच विचार कर कुछ बड़े कदम उठाने से आती है। इसीलिए 2026 में भारत किन अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा, हिंदुस्तानी सेना के तरकश में कैसे कैसे तीर होंगे, इसकी तैयारी हो चुकी है। 2026 में भारत कई महत्वपूर्ण विदेशी रक्षा सौदों को पूरा करने और नए हथियार प्राप्त करने की तैयारी में है। भारत रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। रूस से हुए समझौते के तहत S-400 मिसाइल सिस्टम की अंतिम खेप 2026 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। भारत ने कुल 5 सिस्टम का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 4 पहले ही मिल चुके हैं या प्रक्रिया में हैं।
उसी तरह भारत इजराइल से लाइट मशीन गन और कार्बाइन खरीदने जा रहा है। भारत इजराइल से लगभग 40,000 नई LMG हासिल करने वाला है। इसके अलावा इजराइल के साथ अगली पीढ़ी की कार्बाइन और AI से युक्त हथियार प्रणालियों पर भी बातचीत कर रहा है। वहीं अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भारत खरीद रहा है। ऐसे 31 स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जिनसे भारत की निगरानी और स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी। अमेरिका से भारत जेवलिन मिसाइल और तोपखाने वाले गोले बारूद की खरीदारी करने जा रहा है। उसी तरह भारत अपने स्वदेशी तेजस विमानों के लिए अमेरिका की GE कंपनी से F414 इंजन खरीदने और उनके भारत में निर्माण के समझौते पर काम कर रहा है। अमेरिका से ही अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और नौसेना को MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर मिलने की प्रक्रिया नए साल में काफी तेज हो जाएगी। जर्मनी से भारत 6 उन्नत AIP युक्त पनडुब्बियों के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए के सौदे कर रहा है। हालांकि इनका निर्माण भारत में ही होगा, लेकिन तकनीक और कंपोनेंट विदेशों से आएंगे। अगर ये सारे समझौते पूरे हो गए तो 2026 खत्म होते होते सेना के क्षेत्र में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। अगले 1 साल में भारत को अमेरिका से मिलने वाले हैं 2-3 चीजें। एक तो एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल है जो शोल्डर फायर्ड है, और प्रिसीशन आर्टिलरी शेल्स भी मिलने वाले हैं। और नेवी के लिए हमको राफेल नेवल वर्जन मिलने वाला है फ्रांस से, और रशिया से हमको S-400 का कम से कम 1 स्क्वाड्रन तो मिलने वाला है। MQ-9 रीपर ड्रोन भी हमको मिलने वाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यानी आप शांति चाहते हैं तो भी आपके पास युद्ध वाली सारी तैयारी और ताकत होनी चाहिए। और इसीलिए भारत अब 5th जनरेशन के उन हथियारों को हासिल कर लेना चाहता है जिनके बाद कोई दुश्मन सपने में भी युद्ध के बारे में ना सोचे। और इसीलिए बेहद घातक और अत्याधुनिक हथियारों की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इतने बड़े और युद्ध स्तर पर अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। भारत सरकार ने 2025-2026 के रक्षा बजट में सेना के आधुनिकीकरण के लिए 1,11,000 करोड़ से अधिक की रकम आवंटित की है। हालांकि उनमें से 75% हिस्सा घरेलू उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिनके जरिए भारत सेना के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है, और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। और इससे आगे हिंदुस्तान की नजर भविष्य के 9 हथियारों पर है, जिन्हें वो हर हाल में हासिल करना चाहता है। इनमें भी 4 सबसे अहम हैं। नंबर 1 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे 2030 के बाद अपने बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य है। नंबर 2 डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है, जो दुश्मन के तमाम ड्रोन्स को मटियामेट कर सकते हैं। नंबर 3 कई भूमिकाओं का निर्वाह करने वाला एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 2030 के बाद कभी भी हासिल करने का लक्ष्य है। नंबर 4 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, जिसके प्रोटोटाइप को तैयार करने का लक्ष्य अगले 5 साल के भीतर है और 2040 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। आज की बात करें तो भारत सामरिक और सैनिक लिहाज से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। इस रैंकिंग में केवल 3 देश भारत से ऊपर हैं: अमेरिका,
रूस और चीन। इसकी बड़ी वजह भारत की विशाल सेना, अत्याधुनिक हथियार, परमाणु क्षमता और $75 बिलियन से भी ज्यादा का रक्षा बजट है। वहीं स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है, यानी सामरिक क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल में भारत का दबदबा बढ़ा है। वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जहां भारत का 40वां स्थान है, तो वहीं ग्लोबल स्पेस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 6ठा स्थान। हालांकि वैश्विक स्तर पर अमेरिका, चीन और रूस अपनी उन्नत सैन्य तकनीक और आर्थिक प्रभुत्व के कारण अभी भी भारत से आगे है, लेकिन जिसमें जुनून है वो महान से महान लक्ष्य भी हासिल कर लेता है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। दिसंबर महीने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के साथ सबकी नजरें इस बात पर ही टिकी थी कि भारत को अपने पुराने दोस्त रूस से कैसा रक्षा कवच मिलने वाला है। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती उस डील को पूरा करने की गारंटी बन गई, जिससे भारत सेना के क्षेत्र में और शक्तिशाली होगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचने के साथ ही ये तय हो गया कि यह बड़ी डिफेंस डील होगी। उसके बाद मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंद्रेई के बीच बातचीत शुरू हुई। इसमें एक तरफ S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पूरी करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ S-50 मिसाइल सिस्टम को जोड़ने का। अगर बात S-400 की करें तो भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम की अपडेटेड वर्जन आ जाएगी। रूस ने इसके लिए नई मिसाइलें और रडार विकसित किए हैं। अगर S-400 मिसाइल सिस्टम की बात करें तो 40 N6E मिसाइल S-400 की सबसे घातक मिसाइल है। यह आसमान से धरती पर या आसमान में ही अपने टारगेट को 400 किलोमीटर की दूरी तक भेज सकता है। इसका नया रडार सिस्टम अमेरिका के F-35 जैसे घातक विमानों की तुलना में ज्यादा सटीकता से दुश्मन को पकड़ सकता है। हालांकि भारत S-400 नहीं बल्कि इससे आगे के मिसाइल सिस्टम की तरफ देख रहा है। ऐसा इसलिए है कि भारत अपनी खुद की लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम यानी LRSAM विकसित कर रहा है, जिसे भारतीय S-400 भी कहा जा रहा है। इसको DRDO की तरफ से विकसित किया जा रहा है। ये डिफेंस सिस्टम 350 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को तहस नहस करने में सक्षम होगा। बहुत संभावना है कि 2026 के खत्म होने या 2027 के शुरू में लॉन्ग रेंज सैम भारतीय एयरफोर्स की शोभा बढ़ाने लगेगा। अब S-500 जो सिस्टम है वो S-400 से थोड़ा काफी हद तक बेहतर है, क्योंकि S-400 जो है 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर किसी भी मिसाइल को या ड्रोन को या एयरक्राफ्ट को उड़ा देता है। जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 325 किलोमीटर पे पाकिस्तान के हवा को उड़ाया, प्लस इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक की है शूट करने की। 600 किलोमीटर पे हमारे को रडार से जो है S-400 अपना लोकेशन दे देता है। लेकिन जहां तक S-500 का सवाल है, S-500 जो है लगभग
ये लगी है कि रेंज जो है उसकी वो 400 से 600 किलोमीटर तक स्ट्राइकिंग रेंज है। तो 400 से 600 किलोमीटर के बीच अगर टारगेट होगा तो डेफिनेटली वहां तक के टारगेट को मार देगा। भारत से रूस का रिश्ता बहुत पुराना है। सोवियत संघ का जमाना रहा हो या आज की दुनिया, भारत और रूस तमाम कूटनीतिक रिश्तों के बावजूद एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए चाहे पेट्रोलियम का मामला हो या अत्याधुनिक हथियारों का, भारत का रूस पर भरोसा सबसे ज्यादा है। लेकिन अपनी हिफाजत दूसरों के भरोसे नहीं की जा सकती। इसीलिए भारत स्वदेशी हथियारों की तैयारी बहुत शिद्दत से कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे देशों के मारक हथियारों की सप्लाई पर नजर नहीं है। इसीलिए भारत की नजर अब S-400 से आगे S-500 पर है। दुनिया भर के सैनिक विशेषज्ञों की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर S-500 क्या है, जिसको लेकर रूस की धमक बनी हुई है और भारत उसे खरीदना चाहता है। S-500 प्रोमेथियस रूस की अगली पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली वायु और अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली है। इसे न केवल विमानों बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों और उपग्रहों को भी नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। S-500 मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर तक की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर फाइटर जेट जैसे हवाई लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। ये 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जो इसे अंतरिक्ष के करीब स्थित उपग्रहों और अंतरिक्ष हथियारों के खिलाफ प्रभावी बनाता है। साथ ही इसके टारगेट की बात करें तो ये एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है, जो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की अधिक से गति से उड़ रहे हों। S-500 सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक हाइब्रिड स्पेस एयर डिफेंस शील्ड है, जो भारत जैसे देशों के लिए सामरिक सुरक्षा की एक नई गारंटी देता है। भारत का DRDO प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के ऊपर काम कर रहा है। और जो हमारा ये सिस्टम है ये S-400 की तरह तो है, मगर उससे ज्यादा है। खास बात यह कि 400 किलोमीटर इसका रेंज है, मगर ये हाइपरसोनिक टारगेट्स को भी एंगेज करने में सक्षम होगा। वैसे तो S-400 की मौजूदगी ही किसी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए काफी है, लेकिन S-500 मिसाइल सिस्टम क्यों दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है, इसको समझने के लिए आप इन दोनों मिसाइल तंत्रों की तुलना देख लीजिए। जहां S-400 की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है, वहीं S-500 की 600 किलोमीटर। जहां S-400 अधिकतम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, वहीं S-500 तो 180 से 200 किलोमीटर तक उड़ सकता है। दुश्मन के टारगेट पर रिएक्शन देने में जहां S-400 को 10 सेकंड का समय लगता है, वहीं S-500 को सिर्फ 3 से 4 सेकंड का। जहां S-400 का लक्ष्य विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइल तक हो सकते हैं, तो वहीं S-500 का लक्ष्य हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और सैटेलाइट तक हो सकते हैं। Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world, and the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. So let's not speak about the details. There are lots of competitors in the world, and some of the competitors are not, let's say, sticking their business to international law. So sometimes they can do bad things in order to make unjust competition. But we're standing for just competition, and in just competition, someone can hardly compete with us in this field. इसीलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान S-500 की संभावित खरीद और भारत में इसके रूस के साथ मिलकर बनाने पर चर्चा हुई। भारत की कोशिशों से लगता है कि वो भविष्य की हाइपरसोनिक चुनौतियों का सामना करना चाहता है
और इसीलिए उसकी नजर सुखोई 57 पर है, जो रूस का पहला और 5वीं पीढ़ी का इकलौता मारक स्टेल्थ यानी घातक लड़ाकू विमान है। Su-57 लड़ाकू विमान आधुनिक युद्ध की सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसकी बनावट और कोटिंग ऐसी है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। ये लड़ाकू विमान बिना आफ्टर बर्नर जलाए ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और थर्मल सिग्नेचर कम रहता है। इसमें इंटरनल वेपन्स बे बना हुआ है ताकि मिसाइलें बाहर ना दिखें और इसकी घातक मारक क्षमता बनी रहे। इसमें 6 अत्याधुनिक रडार लगे हैं जो 360 डिग्री कवरेज देते हैं और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। भारत की नजर Su-57 पर इसलिए भी है कि भारत का अपना 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान AMCA को तैयार होने में 3-4 साल लग सकते हैं। ऐसे में चीन के J-20 विमानों का मुकाबला करने के लिए भारत रूस से सुखोई 57 की 2-3 स्क्वाड्रन सीधे खरीदने के बारे में सोच रहा है। रूस द्वारा निर्मित सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान है, जो कि बहुत ही जल्दी भारत की एयरफोर्स को मिलने वाला है। लेकिन JF-17 जो है वो मात्र 4.0 जनरेशन का फाइटर विमान है, जैसे कि हमारे पास मिराज 2000 है या जैसे हमारे पास रफाएल है। तो JF-17 सुखोई 57 के सामने कहीं भी टिकता नहीं है। इस लिहाज से देखें तो 2026 का साल 5वीं पीढ़ी के मारक हथियारों के लिहाज से भारत के लिए काफी अहम और निर्णायक है। जिस तरह पाकिस्तान का धोखा, फरेब और आतंकवाद रुकता नहीं, उसके मद्देनजर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सुखोई 57 जैसे विमान काफी जरूरी हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास JF-17 से बढ़कर कोई लड़ाकू विमान नहीं है और उसकी सुखोई 57 से कोई तुलना नहीं हो सकती। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि JF-17 तीसरी पीढ़ी का डिजाइन है और इसमें स्टेल्थ क्षमता तो बिल्कुल नहीं है। सुखोई 57 भारी वजन वाला मल्टी रोल विमान है, जबकि JF-17 एक हल्का लड़ाकू विमान है। सुखोई 57 में 2 शक्तिशाली इंजन होते हैं, जबकि JF-17 में सिर्फ एक इंजन। Su-57 में 360 डिग्री कवरेज देने वाला रडार है, जबकि JF-17 में मध्यम श्रेणी का रडार। वहीं Su-57 को रडार पर पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन JF-17 को आसानी से रडार पर पकड़ा जा सकता है। Su की गति सीमा जहां ध्वनि से भी 2 गुना तेज है, वहीं JF-17 की गति और ऊंचाई सीमित है। Su-57 लंबी दूरी की R-37M जैसे मिसाइलें ले जा सकता है, जो 300 से 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मार सकती हैं। JF-17 मुख्य रूप से 150 किलोमीटर तक ही जा सकता है। Su-57 की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि JF-17 की रेंज काफी कम है और इसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत पड़ती है। एक Su-57 की अनुमानित लागत $100 मिलियन से अधिक है और इसका रखरखाव बहुत जटिल है, जबकि JF-17 एक बजट फाइटर है जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच है। इसीलिए सुखोई 57 का तीर हिंदुस्तानी सेना के तरकश में आ गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह एक बार कहा था कि कभी कभी ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं जो सिरदर्द बन जाते हैं। भारत के लिए ऐसे कई सिरदर्द हैं, लेकिन उनके इलाज की गोली भी भारत के पास है। बस उन गोलियों के लिए रक्षा क्षेत्र में मजबूत निवेश की जरूरत है। आज का हिंदुस्तान वही कर रहा है, इसीलिए इसकी नजरें सभी अत्याधुनिक हथियारों पर हैं। एक तरफ
नए नए हथियारों, मिसाइलों और मिसाइल सिस्टम को लेकर हिंदुस्तान सचेत और सतर्क है। दूसरी तरफ वो अपने पहले के हथियारों को भी लगातार आजमाता रहा है। भारत के लिए एक तरफ सीमाओं की हिफाजत एक अहम मुद्दा है, तो दूसरी तरफ आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की चुनौती भी। पहले पहलगाम और फिर दिल्ली में आतंकी वारदात के बाद भारत ने आतंक पर अंतिम प्रहार के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर दिया। नवंबर महीने में जैसलमेर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए दुनिया को बता दिया कि जिसने भी भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा, उसका जवाब देने के लिए त्रिशूल सामने है। जैसलमेर के आसमान में फाइटर जेट परवाज भरते रहे। तो वहीं बैटलफील्ड में अपनी ताकत दिखाने के लिए नीचे भीष्म टैंक गरजते रहे। वहीं टारगेट को सीधा साधने वाले K9 वज्र T तोपें भी गरज रही थी। पाकिस्तान से चंद कदमों के फासले पर अखंड प्रहार की प्रैक्टिस इसलिए हो रही थी कि आतंक के आकाओं को तहस नहस कर देना है। जैसलमेर में 13 दिनों तक चले युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया हथियारों की ताकत का ट्रेलर दुनिया ने देखा। ऑपरेशन त्रिशूल के अध्याय अखंड प्रहार के दौरान नई फोर्स भैरव दिखी। साथ ही साथ तमाम जो जाबाज है, ये तस्वीरें दिखा दूं, ये राजस्थान के रेगिस्तान में रेंगते हुए पाकिस्तान के हौसलों को पस्त करते हैं। और उसके साथ ही जो है वो वज्रा टैंक, T90 भीष्मा और तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर नजर आए। दरअसल ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत ही अखंड प्रहार और मरु ज्वाला जैसे युद्धाभ्यास थे, जहां स्वदेशी तकनीकों T90 टैंक्स, अपाचे हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत ने भविष्य की युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसमें भी आर्मी की संचालन दक्षता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। अखंड प्रहार वाले अभ्यास में कोणार्क कोर ने हिस्सा लिया। उसने आधुनिक, फुर्तीली और नेटवर्क सक्षम क्षमताओं का प्रदर्शन किया। मरु ज्वाला अभ्यास में 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद अंतिम चरण का प्रदर्शन किया गया। इनमें आर्मी के तहत T90 टैंक्स, K9 वज्र तोपें, मशीनीकृत पैदल सेना और पैरा SF बटालियन का अभ्यास देखने को मिला। वहीं वायुसेना में जगुआर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और सटीक हवाई सहायता की क्षमता देखने को मिली। 3000 से ज्यादा जवान बैटलफील्ड में उतरे। वज्र तोप और टैंकों के लक्ष्य भेदन से साफ हो गया कि दुश्मनों के मंसूबे अब पूरे नहीं होंगे। बॉम्बिंग के लिए जो है वो जैगुआर फाइटर जो है वो भी देखने को मिला है। साथ ही साथ T90 टैंक से K9 वज्र और ADS सिस्टम किस तरह से डिप्लॉय किया गया है, ड्रोन आर्मी किस तरह काम करेगी, किस तरह अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, पूरा जो बैटल ग्राउंड है वो सामने। रेगिस्तान के जर्रे जर्रे से वाकिफ भैरव बटालियन टेक्टिकल लेवल मल्टी डोमेन टास्किंग कर सकती है। भारत को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसे युद्धाभ्यास इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभियानों के लिए तालमेल मजबूत हो, अपने देश में बने हथियारों पर हमारी आत्मनिर्भरता का परीक्षण हो, और जब कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध छिड़ जाए तो सेना की तत्परता दिख जाए। इसीलिए मरुथरा में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया था। उसकी टेस्टिंग हुई और उसमें S-400, QR-SAM, IATWS और नई रडार ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी धाक दिखी। ऑल आर्म्स ब्रिगेड ग्रुप को खड़ा किया गया है। उसके सैनिक आपके सामने इस तरफ है और जिस इक्विपमेंट के साथ ये रुद्र ब्रिगेड लैस है वो भी यहाँ सामने खड़ा है। इस रुद्र ब्रिगेड को भी इस एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान हमने फुल्ली ऑप वैलिडेट किया है। रडार और ड्रोन की ताकत एक तरफ हमारे युद्धाभ्यासों में दिखती है तो दूसरी तरफ नए ड्रोन सिस्टम की खरीदारी में भी भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम मंगाने की तैयारी की है।
भारत ने अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का सौदा किया है। इसके तहत सी गार्जियन और स्काई गार्जियन ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। ये ड्रोन 35 से 48 घंटे तक लगातार उड़ सकते हैं। साथ ही 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये काम कर सकते हैं। कुल 31 ड्रोन मंगाए जा रहे हैं, जिनमें 15 ड्रोन भारतीय नेवी के लिए, जबकि 8 ड्रोन आर्मी और एयरफोर्स के लिए होंगे। खास बात यह है कि इनमें से 21 ड्रोन भारत में और पाकिस्तान की सीमाओं पर लंबी दूरी की निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। इन्हें भारत में HAL और एलकॉम जैसी कंपनियों के साथ मिलकर बनाने की भी योजना है। वहीं इजराइल से हर्मीस 900 स्टार लाइनर भी भारत आ चुका है। ये सारी चीजें हिंदुस्तान की ताकत को दिखाती हैं, तो चौकसी को भी, और इस चौकसी को ही और मजबूत बनाने के लिए भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का फैसला किया है। सेना के संदर्भ में अगर सुदर्शन चक्र की बात करें तो ये एक मजबूत सैनिक दल के रूप में भारत की सुरक्षा चिन्हित करना इसका मकसद है। उसी तरह भारत के लिए एक आधुनिक सुरक्षा कवच देना भी इसका लक्ष्य है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया था कि कैसे भगवान कृष्ण के दौर से लेकर अब तक सुदर्शन चक्र हमारी सुरक्षा की महान परंपरा का नाम है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम। दुनिया में आज भी महाभारत युद्ध की बात होती है। 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। आज भी लोगों को चौंकाता है। धर्म और अधर्म का युद्ध था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई भी अधर्म पर धर्म की लड़ाई ही है। इसीलिए जिस सुदर्शन चक्र को भगवान श्री कृष्ण के रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है, उसको ही हिंदुस्तान की सेना ने अपना रक्षा कवच बना दिया है। अब ये जानना जरूरी है कि भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र एक अत्याधुनिक बहुस्तरीय हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसमें उन्नत रडार, AI संचालित कमांड, हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइलें, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और ड्रोन रोधी प्रणालियां शामिल हैं। ये देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और हवाई क्षेत्र को 360 डिग्री सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसका मकसद दुश्मन के हवाई हमलों, मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही निष्क्रिय कर देना है। सुदर्शन चक्र में जो सुपर कंट्रोलिंग कंप्यूटर है, फायर कंट्रोल रेडार, वह टारगेट असाइन कर सकता है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसको अंतरिक्ष में ही इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा S-400 के द्वारा। अगर ड्रोन है तो इंतजार किया जाएगा जब तक कि ड्रोन 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पास नहीं आ जाता। उसके बाद आकाश जैसी भारत में ही निर्मित एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से उसको नॉकआउट किया जाएगा। भारतीय सेना की कोशिश सुदर्शन चक्र को उन क्षमताओं से लैस देखना है जिनसे धरती, आसमान और समंदर में भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हों। इसमें निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड ग्रिड बनाया गया है, जिसमें जमीन, हवा, समुद्र और स्पेस तक सेंसर शामिल हैं। इसमें लंबी दूरी की रडार और सैटेलाइट इमेजरी से लगातार निगरानी होती है। उसी तरह AI से भी निगरानी की व्यवस्था है। दूसरी तरफ कई स्तरों पर सुरक्षा के लिहाज से हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर शामिल हैं। साथ ही आकाश NG और MR-SAM जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी इनमें शामिल हैं। सुदर्शन चक्र भारत का अपना आयरन डोम है, जो भविष्य के हवाई युद्ध के लिए एक व्यापक, एकीकृत और स्वदेशी रक्षा प्रणाली बनाता है।
2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया जा रहा है ताकि भारत स्वदेशी तकनीक, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अपनी सुरक्षा पक्की कर सके। यूं तो मेक इन इंडिया हथियारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम आपको 7 ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे जो भारत की असीम रक्षा शक्ति का सबूत पेश करते हैं। पहला, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर विकसित किया है। ये 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और 450 से 600 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ये जमीन, आसमान और समंदर में कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को मटिया मेट कर सकती है। दूसरा, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हवा से हवा और जमीन पर वार कर सकता है। तीसरा, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जो 5000 से 8000 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को मटिया मेट कर सकती है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने की भी क्षमता रखती है। चौथा, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिससे 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक जाती है। पांचवा, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को 25 से 30 किलोमीटर दूर से नष्ट कर सकता है। इसका नया वर्जन आकाश एनजी और भी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। छठा, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है। इसीलिए लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके से दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। सातवां, अर्जुन मेन बैटल टैंक है, जो 120 mm की राइफल्ड गन और उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसका वजन 68 टन है और ये लेजर गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। चाहे दुनिया के दूसरे देशों से 5वीं पीढ़ी के हथियार मंगाने हो या अपने देश में ही अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण हो, भारत ने दोनों मोर्चों पर अपनी शक्ति के विस्तार के लिए जो तैयारी की है, उससे धरती, आसमान और समंदर में भारत की सरहदें पूरी तरह से महफूज दिखती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर दिवाली सैनिकों के बीच मनती है। वो शक्ति का दिया जलाते हैं सरहदों पर, हिमालय के ऊंचे शिखरों पर, समुद्र की गहराइयों में। जल थल नभ, हर सेना की शक्ति जहां जहां हमारे जवानों के साहस और शौर्य में निखर कर आती है, वहां वहां प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन यह शक्ति तभी विराट रूप पाती है जब सेना के पास अत्याधुनिक हथियारों, हाइपरसोनिक मिसाइलों, टैंकों से लेकर युद्धक ड्रोन तक की व्यवस्था हो। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुके हिंदुस्तान के कदम उस दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।